हाय गाइस, हम सुकौतन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर के मल्टीपल पार्ट्स एंड उसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल रहता है। उसका वर्किंग हम लोग दो तरीके से देखेंगे। एक हो गया नो लोड पे ऑपरेशन और एक हो गया ऑन लोड पे ऑपरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफार्मर का कौन कौन सा बेसिक पार्ट्स होता है, उसके बाद हम लोग वर्किंग पे चलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक ट्रांसफार्मर को बनाया है, उसमें हम दिखाएंगे आपको कौन कौन सा मेन पार्ट होता है। तो सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज़ मेन टैंक। ट्रांसफार्मर के अंदर एक मेन टैंक पार्ट रहता है जिसके अंदर होता है ऑयल। ठीक है, ऑयल ऑफ ट्रांसफार्मर। ये ऑयल कौन कौन सा काम में आता है? एक होता है इंसुलेशन और दूसरा क्या काम होता है? दूसरा होता है कूलिंग। ओके, इंसुलेशन क्या, किस चीज़ से इंसुलेशन देता है? ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है ना, यहाँ पे देखो प्राइमरी वाइंडिंग, दिस प्राइमरी वाइंडिंग एंड दिस इज़ द सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करता है ट्रांसफार्मर का ऑयल। ओके, अब इंसुलेशन के अलावा भी इसका एक और काम है दैट इज़ कॉल्ड कूलिंग। जब मेरा इलेक्ट्रिकल लोडिंग बढ़ता है, लोड जब मेरा बढ़ता है, देन मेरा जो कॉपर का कंडक्टर है अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं वाइंडिंग, वो वाइंडिंग हीट अप होता है, उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। वो जो हीट है उसको कूल करने के लिए हम लोग इस ऑयल ऑफ ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दो काम यहाँ पे हो गया और मेन टैंक के अंदर ही ये ऑयल रहता है। अब देखो ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक है उसके अंदर जिस पे हम लोग ये वाइंडिंग करते हैं, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, जिस चीज़ के ऊपर हम लोग करते हैं दैट इज़ कॉल्ड कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कोर है इसको हम लोग क्या करते हैं? स्टैंपिंग यूज़ करते हैं। स्टैंपिंग मतलब बहुत छोटे छोटे पतले पतले सीट को इकट्ठा करके हम लोग बनाते हैं। इसका क्या मटेरियल रहता है? इस कोर का मटेरियल रहता है CRGOS। ठीक है, जो मटेरियल होता है उसको हम लोग कहते हैं कोल्ड रोल्ड ग्रेन्ड ओरिएंटेड स्टील। ठीक है, ये CRGOS मटेरियल से ट्रांसफार्मर का कोर बनता है। ये CRGS मटेरियल का यूज़ क्यों करते हैं? लॉसेस को घटाने के लिए। जो कोर लॉस होता है ना, उसको हम लोग सप्रेस करने के लिए इस CRGS मटेरियल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया मेन टैंक, दूसरा होगा ऑयल, तीसरा हो गया कोर, और ये है ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग। एक साइड को हम लोग प्राइमरी कहते हैं, दूसरे साइड को सेकेंडरी। ओके, अब मेन टैंक के बाहर हम लोग लगाते हैं रेडिएटर। रेडिएटर का काम क्या है? रेडिएटर में क्या होता है, मेनली जब मेरा ट्रांसफार्मर ओवरहीट होता है तब रेडिएटर से ऑयल निकल के ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक है उससे ऑयल निकल के रेडिएटर के अंदर आता है। किस टाइप से आता है दिखाते हैं। देखो यहाँ से ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक है, इससे ऑयल इस टाइप से निकल के रेडिएटर के अंदर आता है। तो रेडिएटर के अंदर जो ऑयल आता है उससे ऑयल का सरफेस एरिया बढ़ता है। सरफेस एरिया जैसे ऑयल का बढ़ गया, इसी टाइप से ऑयल मेरा कूल डाउन हो जाएगा। तो ऑयल को कूल डाउन करने के लिए हम लोग इस रेडिएटर का यूज़ करते हैं, या फिर इसमें कई बार फिन्स भी कह देते हैं इसको, फिन्स। ओके, रेडिएटर या फिर फिन्स। तो ये ऑयल को कूल डाउन करता है सरफेस एरिया को बढ़ाकर। ठीक है, उसके बाद मेरा मेन टैंक से एक इस टाइप से लाइन जाके, पाइप जाके एक चीज़ से जुड़ता है दैट इज़ कॉल्ड कंजर्वेटर टैंक। ये कंजर्वेटर टैंक के अंदर भी ट्रांसफार्मर ऑयल रहता है। ये हाफ फील्ड होता है, पूरा फील्ड नहीं होता है, दिस इज़ हाफ फील्ड। ओके, इसमें क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर में जब ऑयल गर्म हो जाता है ना, ट्रांसफार्मर में जब लोडिंग बढ़ जाता है तब ट्रांसफार्मर का ऑयल बढ़ जाता है, ऑयल फैलता है। तो ये जो ऑयल है बढ़ने के बाद कंजर्वेटर में भर जाता है, कंजर्वेटर में चला जाता है। कंजर्वेटर में जाने के बाद वो जो कंजर्वेटर हाफ फील्ड था पहले, अब वो फुल फील्ड हो जाएगा। ठीक है, फुल फील्ड। और कंजर्वेटर के अंदर जो पहले हाफ फील्ड था, मतलब हाफ उसमें एयर था और क्या क्या था कंजर्वेटर में, एक था हाफ एयर और दूसरा था हाफ ऑयल। ठीक है, अब ये हो गया फुल फील्ड। तो फुल फील्ड हो गया मतलब ये जो एयर है इसको कहीं ना कहीं से निकलना होगा, तो ये निकलता है इस वाले ट्यूब से। ये जो एयर है ये इस वाले ट्यूब से, इस रास्ते से निकल जाता है। ठीक है, इस ब्रीदर थ्रू होते हुए निकल जाता है। अब देखो जब ये मेरा पहले क्या था, मेरा ऑयल था, वो हीट अप हुआ तो वो कंजर्वेटर के अंदर चला गया। ठीक है, अब कंजर्वेटर के अंदर जाने के बाद क्या हुआ, ये जो एयर था ये बाहर निकल गया और कंजर्वेटर फुल फील्ड हो गया। अब जब ये ऑयल फिर से सिकुड़ जाएगा, फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, तब क्या होगा, मेरा जो कंजर्वेटर है वो फिर से, कंजर्वेटर मेरा फिर से हाफ फील्ड हो जाएगा। तो उस मतलब उसके अंदर फिर से एयर आना चाहिए,
कंजर्वेटर के अंदर फिर से एयर आएगा, तो वो एयर कहाँ से आएगा, वो एयर इसी वेंट के थ्रू ऊपर आएगा, ब्रीदर के थ्रू ऊपर आएगा और इस कंजर्वेटर को के अंदर घुस जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लगाते हैं सिलिका जेल। इस कंजर्वेटर के अंदर ये जो पाइप है इसमें हम लोग लगाते हैं सिलिका जेल, ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल लगाते हैं। सिलिका जेल क्यों लगाते हैं, सिलिका जेल? इसका एक ही रीज़न है, दैट इज़ ये सिलिका जेल एयर के अंदर रहने वाले जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर कंटेंट को सोख लेता है। मतलब बाहर से जब मेरा एयर कंजर्वेटर के अंदर जा रहा है तब उसके अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। इसका रीज़न एक ही है, मॉइस्चर अगर रहता है तो ट्रांसफार्मर का जो लाइफ साइकिल है वो घट जाता है, ट्रांसफार्मर का लाइफ घट जाता है। तो ट्रांसफार्मर का अगर लाइफ बढ़ाना है तो उसमें हम लोग एयर कंटेंट को हटाना पड़ेगा। तो इस एयर कंटेंट को हटाने के लिए हम लोग सिलिका जेल का यूज़ करते हैं। तो इतना तक अभी तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखो, ट्रांसफार्मर का मेन टैंक और ट्रांसफार्मर का जो कूलिंग कंजर्वेटर टैंक है उसके बीच में ये एक चीज़ लगाया हुआ है। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं बुकोज रिले। ठीक है, ये बुकोज रिले क्या है? ये बुकोज रिले तुम्हें हर एक ट्रांसफार्मर में देखने को नहीं मिलेगा। ये ट्रांसफार्मर जो भी 500 kVA के ऊपर वाला ट्रांसफार्मर है उसी में हम लोग को बुकोज रिले देखने को मिलेगा। ये एक गैस एक्चुएटेड रिले है, मतलब ये एक गैस ऑपरेटेड या फिर गैस एक्चुएटेड रिले है। ये क्या करता है? ये इनसिपिएंट फॉल्ट डिटेक्शन करता है। इनसिपिएंट मतलब जो फॉल्ट अभी तक हुआ ही नहीं है, मतलब फ्यूचर में जो फॉल्ट होने वाला है उस टाइप का फॉल्ट को ये डिटेक्ट कर लेता है। अभी तक नहीं हुआ है लेकिन फ्यूचर में होने वाला है, अपकमिंग फॉल्ट, ठीक है, उस टाइप का फॉल्ट को ये डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद क्या करता है? एक तो अलार्म देता है, एक अलार्म देने का इसके पास क्षमता है और दूसरा है ट्रिप कमांड देने का। ठीक है, अलार्म दे सकता है, पहले तो अलार्म देगा कि देख लो, संभाल लो फॉल्ट को। अगर फिर भी नहीं सुनता है कोई तो फिर ट्रिप कमांड दे देगा। ओके, अच्छा, ये हो गया गैस एक्चुएटेड रिले। इनसिपिएंट फॉल्ट मतलब जो फॉल्ट अभी तक हुआ नहीं है उस टाइप का फॉल्ट को डिटेक्ट कर लेता है। कहाँ का फॉल्ट डिटेक्ट करता है? ट्रांसफार्मर का अंदर वाला फॉल्ट, ओनली ट्रांसफार्मर का अंदर वाला फॉल्ट। ठीक है, ट्रांसफार्मर का बाहर अगर कुछ फॉल्ट होता है तो उस चीज़ के लिए मेरा बुकोज रिले एक्चुएट नहीं करेगा। ठीक है, उस चीज़ के लिए मेरा ट्रांसफार्मर का जो बुकोज रिले है वो एक्चुएट नहीं करेगा, ओनली इंटरनल फॉल्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो कंडक्टर होता है ना, जो आर फेज़, वाई फेज़ और बी फेज़ का जो तार आएगा वो कहाँ पे लगेगा? इस ये वाला स्ट्रक्चर के अंदर लगेगा। इसको हम लोग कहते हैं बुशिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये बुशिंग के अंदर आर, वाई और बी फेज़ आके घुसेगा और ये अंदर कनेक्टेड रहता है, इस टाइप से वाइंडिंग के अंदर कनेक्टेड रहता है। आर वाई बी के अंदर, आर वाई बी का जो तार है उसके अंदर आके बुशिंग के अंदर लग जाता है। ठीक है, और ट्रांसफार्मर के अंदर एक और चीज़ होता है, इस टाइप से लगा हुआ रहता है, दैट इज़ एक्सप्लोजन वेंट। एक्सप्लोजन वेंट का काम क्या है? अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर तो ऑयल रहता है। अब मान लो ऑयल का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ट्रांसफार्मर फटने का सिचुएशन पे आ गया है, तो वो जो ऑयल है वो इस एक्सप्लोजन वेंट के थ्रू, यहाँ पे एक्सप्लोजन वेंट का जो मुंह होता है ना, ये एक जाली टाइप का चीज़ रहता है। ठीक है, एक जाली टाइप का चीज़ रहता है, मेस टाइप का रहता है, तो वो जो मेस है वो फट जाता है और यहाँ से कुछ ऑयल इस एक्सप्लोजन वेंट के थ्रू बाहर आ जाता है। उससे क्या होता है? ट्रांसफार्मर थोड़ा सा हल्का हो जाता है, जिससे मेरा ट्रांसफार्मर फटने से बच जाता है। ठीक है, तो दिस वाज द कंस्ट्रक्शन। एक प्रैक्टिकल में ट्रांसफार्मर कैसा दिखता है और उसमें क्या क्या पार्ट्स लगा हुआ होता है, ये एक उसका था। अब हम लोग बताएंगे कि ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन कैसे होता है, वर्किंग। ठीक है, अच्छा, अब देखो, मान लो मेरा ये एक ट्रांसफार्मर का कोर है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ठीक है, कौन सा मटेरियल से बनता है? CRGOS, कोल्ड रोल्ड ग्रेन्ड ओरिएंटेड स्टील। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, चलो, अब मान लो ये मेरा ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है, ये मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग है। आपको कैसे पता कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी है? भाई मैंने नाम दे दिया है। ठीक है, जस्ट मैंने नाम दिया है। जिस साइड में मैं सप्लाई दे रहा हूँ, AC सप्लाई जिस साइड में मैं दे रहा हूँ उसको मैंने प्राइमरी कह दिया, और जिस साइड से मैं EMF बनाऊँगा उस साइड को मैंने कह दिया सेकेंडरी साइड। ओके, दैट इज़ माय अजम्पशन। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे AC सप्लाई प्राइमरी साइड के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब देखो गेम क्या होगा, जब मेरा AC सप्लाई कनेक्ट हो जाएगा तब यहाँ से करंट बहेगा। कौन सा करंट बहेगा भाई? AC करंट बहेगा। कहाँ जाएगा? इस वाइंडिंग पे जाएगा, इस वाले वाइंडिंग पे। इस टाइप से AC करंट फ्लो होगा। अच्छा, तुम लोग बताओ, अगर कोई वाइंडिंग के अंदर AC करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास एक क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनना चाहिए।
मैग्नेटिक फील्ड, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। वो एक ही टाइप का मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, चेंजिंग बनेगा। चेंजिंग मतलब क्या, कभी ऊपर साइड को नॉर्थ बनेगा, नीचे को साउथ बनेगा, दूसरे ही मोमेंट पे नीचे को नॉर्थ, ऊपर को साउथ बनेगा, फिर तीसरे ही मोमेंट पे ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ बनेगा। तो इस टाइप से चेंज होता जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो ऊपर को नॉर्थ बना, नीचे को साउथ बना, मान लो उस टाइम पे मैंने एक पिक्चर ले लिया, ऊपर बना नॉर्थ, ये नीचे बना साउथ, उस टाइम पे मैंने एक पिक्चर ले लिया। अब उसका हम लोग एनालाइज कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे ये मैग्नेट बना, उसी टाइम पे यहाँ से एक फ्लक्स निकला, ठीक है। एसी सप्लाई दिया तो फिर एक मैग्नेटिक फील्ड बना जो कि चेंजिंग नेचर का है, तो यहाँ से एक मैग्नेटिक फ्लक्स निकला। वो फ्लक्स मेरा इस कोर के थ्रू ट्रैवल करेगा और वो फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग को इस टाइप से कट करेगा। जैसे ही सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करेगा तो क्या होगा, इस अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इस सेकेंडरी वाइंडिंग पे एक ईएमएफ बन जाएगा, ठीक है। फैराडेज लॉ तो तुम लोग को पता ही होगा, अगर नहीं है तो मैं फिर बता देता हूँ एक बार। कोई भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई भी वाइंडिंग को कट करता है तो उस वाइंडिंग के अंदर एक ईएमएफ बन जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फैराडेज लॉ। तो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग पे एक ईएमएफ बनेगा। ऊपर को प्लस बनाता हूँ मैं, नीचे को माइनस बनाता हूँ। क्या भैया ये ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। ऊपर को माइनस बनाओ तुम, नीचे को प्लस बनाओ तुम, ठीक है। ये तुम्हारा एजम्पशन है, दैट इज़ योर एजम्पशन, ठीक है। मैं ऊपर को प्लस और नीचे को माइनस बनाता हूँ, ठीक है। तुम कुछ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई देखने नहीं जा रहा है तुम्हें क्या तुम बना रहे हो, ओके। ये हो गया मेरा ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड, ठीक है। ऑन नो लोड, कोई लोड नहीं लगा रखा है। भैया लोड का क्या मतलब है? देखो ये वाला वाइंडिंग और ये वाला वाइंडिंग, इसके अंदर क्या कोई पंखा या फिर टीवी या फिर फ्रिज या फिर एसी या फिर इलेक्ट्रिकल का कोई बल्ब लगा हुआ है? नहीं भैया। तो इसको हम लोग कहते हैं नो लोड, ठीक है। नो लोड पे ट्रांसफार्मर इस टाइप से ऑपरेट करता है। अब आ जाते हैं हम लोग फुल लोड पे, मतलब ट्रांसफार्मर को लोडिंग करके देखेंगे कि क्या होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर बल्ब, एसी, टीवी, फ्रिज कुछ भी मान लो लगाकर देखेंगे कि वो ट्रांसफार्मर मेरा कैसे काम करता है, ठीक है। अच्छा अब देखो हम लोग ट्रांसफार्मर को ऑन लोड पे यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर को ऑन लोड। अच्छा भैया ऑन लोड का क्या मतलब है? ऑन लोड कैसे करेंगे आप? देखो मैंने एक इस टाइप का फ़ैन लिया, मान लो ये मेरा एक फ़ैन है। ये जो फ़ैन है, इस फ़ैन को मैंने इस ट्रांसफार्मर का इस वाले वाइंडिंग से जोड़ दिया। ये कौन वाला वाइंडिंग है भैया? ये है सेकेंडरी वाइंडिंग, ओके, समझ में आया। और ये है प्राइमरी वाइंडिंग। देखो जैसे ही मैंने प्राइमरी वाइंडिंग पे एसी सप्लाई दिया, एसी करंट फ्लो हुआ। एसी करंट फ्लो होने की वजह से एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बना। उस फील्ड के वजह से यहाँ से फ्लक्स निकला कोर के माध्यम से, कोर ये है कोर, ठीक है। कोर के माध्यम से सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ जुड़ा, कट किया सेकेंडरी वाइंडिंग को। तो उस सेकेंडरी वाइंडिंग पे अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ क्या आना चाहिए? एक ईएमएफ प्रोड्यूस होना चाहिए। इतना तक तो क्लियर है, इतना तक हम लोग नो लोड पे भी देखे हैं, ठीक है। तो अब अलग क्या है? अलग देखो, ये जो फ्लक्स है जो कि पहले मेरा बना, इस फ्लक्स को नाम देते हैं फाई फ्लक्स, ठीक है, पहले है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पंखा भी तो चलाना है, तो इस ईएमएफ की वजह से यहाँ से भी एक करंट निकलेगा, इस सेकेंडरी से भी एक करंट निकलेगा। ये करंट जाके इस फैन को घुमा देगा, फिर ये करंट सोर्स पे बैक कर जाएगा। अब एक चीज़ तुम लोग ध्यान रखना, जहाँ पे भी करंट आता है वहाँ पे ऑलवेज एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है वहाँ पे एक फ्लक्स भी बनता है जी। इसका मतलब आप ये कहने का कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे करंट बह रहा है तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इसका मतलब ये वाइंडिंग, ये पर्टिकुलर सेकेंडरी वाइंडिंग भी अपना एक फ्लक्स बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। तो ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग पे करंट बहा, इसके वजह से भी एक इस टाइप का फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग भी अपना एक फ्लक्स बना रहा है। कौन सा फ्लक्स? ये वाइट कलर का फ्लक्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फाई 2। इस फाई 2 को बना रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग। जैसे ही करंट बहा वो भी अपना एक फ्लक्स बना दिया, और मेरा पहले से ही एक फ्लक्स फाई आ रहा था और ये है फाई 2। देखो दोनों ना एक दूसरे को अपोजिट है, दोनों पहले मेरा इस टाइप से फाई आ रहा था, ईएमएफ बना रहा था, और
करंट बहा रहा था, अब क्या हुआ, सेकेंडरी करंट बहा रहा था, अब ये सेकेंडरी करंट ने गद्दारी करके अपने से एक फ्लक्स बना दिया जिसका नाम दे दिया फाई टू। ये फाई टू अब फाई को ही मारने का कोशिश कर रहा है, फाई को ही घटाने का कोशिश कर रहा है। तो फाई भी तो रुकने वाला बंदा नहीं है ना, फाई भी तो एसी करंट से जुड़ा हुआ है, सप्लाई से जुड़ा हुआ है। तो ये फाई अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करेगा। कहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो फाई है ना, ये अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर लेगा, और स्ट्रॉन्ग करेगा, और फिर से सेकेंडरी पे ईएमएफ बनाएगा। तो ये फाई अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करेगा, जिसके अकॉर्डिंग ये फाई टू भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेगा। मतलब देख रहे हो गद्दारी किस लेवल पे चल रहा है। ये जो फाई था पहले, इसके वजह से ही तो फाई टू आया। अब ये फाई टू फाई को ही मारने का कोशिश कर रहा है। तो ये जो चीज़ है, ये जो गद्दारी है, इसका नाम है लेंज लॉ। ठीक है, ये जो करंट बहा, ये करंट अपने ही कॉज को अपोज कर रहा है। अपना कॉज क्या था, फाई फ्लक्स। तो फाई टू ऐसे बनेगा ताकि वो हमेशा फाई को अपोज करे। दिस इज कॉल्ड लेंज लॉ। ओके, तो ये लेंज लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया, और इसी टाइप से हमेशा हमेशा फाई टू फाई को अपोज करेगा। ठीक है, युगों युगों तक फाई को अपोज करता रहेगा। यही चीज़ को ट्रांसफॉर्मर बैलेंस, मतलब इसी चीज़ पे ट्रांसफॉर्मर बैलेंस कंडीशन पे चलता है, और यही हो गया मेरा एमएमएफ बैलेंस कंडीशन। ठीक है, समझ में आया जी। तो एक ट्रांसफॉर्मर ऑन लोडेड कंडीशन में कैसा काम करता है मैंने तुमको सिखाया। 5 फ्लक्स आएगा, फिर वो 5 फ्लक्स फाई टू से इंटरेक्ट, मतलब 5 फ्लक्स फाई टू को अपोज करेगा, फाई टू फाई को अपोज करेगा। इस टाइप से बैलेंस होकर ट्रांसफॉर्मर मेरा चलेगा। ठीक है, एक बार फ्लो लिख देते हैं क्या क्या हो रहा है। देखो, पहले मेरा प्राइमरी वाइंडिंग पे एसी सप्लाई दिया, फिर वो जो प्राइमरी वाइंडिंग पे एसी सप्लाई दिया उसके वजह से एक फ्लक्स क्रिएट हुआ जो कि मेरा कोर से पास होता हुआ सेकेंडरी वाइंडिंग को कट कर रहा था। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग पे ईएमएफ बना अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। ओके, अब जब भी मैं ट्रांसफार्मर को लोडेड कंडीशन पे दे रहा हूँ, कोई टीवी एसी फ्रिज पंखा चला रहा हूँ, तो वो सेकेंडरी करंट बहा रहा है। ठीक है, वो जो सेकेंडरी करंट है वो एक सेकेंडरी फ्लक्स बना रहा है। वो जो सेकेंडरी फ्लक्स है, वो सेकेंडरी फ्लक्स इस वाले प्राइमरी फ्लक्स को रोकने का कोशिश कर रहा है, मतलब अपने ही कॉज को अपोज कर रहा है। यहाँ पे लग रहा है लेंज लॉ। ठीक है, और इसी टाइप से मेरा ट्रांसफॉर्मर बैलेंस होकर चलता है, हमेशा फाई टू फाई को अपोज करेगा, और इसी को हम लोग कहते हैं एमएमएफ बैलेंस। ओके, इसी प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करके मेरा ट्रांसफॉर्मर काम करता है। ठीक है ना। तो दिस वाज द वीडियो जहाँ पे मैंने तुमको बताया ट्रांसफार्मर का वर्किंग और ट्रांसफार्मर का कौन कौन सा पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आई होप तुम लोगों को पसंद आया होगा। अगर कुछ भी रह जाता है क्वेरी तो प्लीज़ तुम लोग कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे तुम लोग को बता दूंगा। ठीक है, थैंक्स, चलो।